स्टार्टअप की दुनिया में ना अक्सर बड़ी बड़ी फंडिंग की खबरों को ही कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना मान लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी ने करोड़ों डॉलर जुटा लिए तो बस वो सफल हो गई। हर तरफ हेडलाइन होती है, इस स्टार्टअप ने $50 मिलियन उठाए, और हम मान लेते हैं कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज की जो हमारी चर्चा है उसका आधार द स्ट्रेटेजिक फाउंडेशंस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग किताब के कुछ अंश हैं, और वो इसी धारणा पर सबसे पहले चोट करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि फंडिंग को मंजिल समझना वैसा ही है जैसे किसी मैराथन की शुरुआत में मिलने वाली पानी की बोतल को जीत की ट्रॉफी समझ लेना। क्या बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स फंडिंग के पीछे भागते हैं वो असल में गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं। ये तो उस धारणा के बिल्कुल उल्टा है जो हम रोज सुनते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, फंडिंग गाड़ी का पेट्रोल है, स्टीयरिंग व्हील नहीं। अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो ज्यादा पेट्रोल आपकी गाड़ी को बस और तेजी से या तो गलत दिशा में ले जाएगा या दीवार से टकरा देगा। सही बात है। तो आज का मकसद यही समझना है कि फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा एक रणनीतिक फैसला है। ये एक औजार है, और हर काम के लिए एक ही औजार इस्तेमाल नहीं होता, है ना? तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल को खोलते हैं। क्या हर कामयाब बिजनेस को इस पेट्रोल की यानी बाहरी फंडिंग की जरूरत होती है? क्या बिना वेंचर कैपिटल के कोई बड़ी कंपनी नहीं बन सकती? इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं। और ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है। बहुत से सफल बिजनेस बूटस्ट्रैपिंग के जरिए पनपते हैं। मतलब अपने ही कमाए हुए पैसे को वापस बिजनेस में लगाकर? एग्जैक्टली। धीरे धीरे और मजबूती से बढ़ना। वो अपने ग्राहकों को सुनते हैं, उनसे मिले रेवेन्यू पर निर्भर करते हैं, और एक टिकाऊ मुनाफे वाला बिजनेस खड़ा करते हैं। देखिए, हर बिजनेस का मकसद रॉकेट की रफ्तार से स्केल करना नहीं होता। लेकिन क्लियर, वो कौन सी खास स्थितियां हैं जहां बाहरी फंडिंग लेना न सिर्फ फायदेमंद बल्कि जरूरी हो जाता है? हाँ, कुछ खास हालात होते हैं जहां ये औजार काम आता है। पहली स्थिति है जब बाजार में रफ्तार ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात? हाँ, जो सबसे पहले बड़े पैमाने पर पहुंचेगा वही जीतेगा। दूसरा, जब मार्केट में अवसर बहुत कम समय के लिए हो, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और उस पर बिजनेस बनाने का मौका कुछ ही समय के लिए है। ठीक है। तीसरा, जब बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा शुरुआती निवेश की जरूरत हो, जैसे कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाना या कोई डीप टेक रिसर्च करना। और एक नेटवर्क इफेक्ट वाली बात भी तो होती है ना? हाँ, और वो चौथा और सबसे दिलचस्प कारण है, जब बिजनेस को बड़े पैमाने पर ले जाने से उसकी वैल्यू हर यूजर के लिए कई गुना बढ़ जाती हो। जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप या व्हाट्सएप, जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ये हर एक यूजर के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। उस शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, जो ग्राहकों के रेवेन्यू से नहीं आ सकता। इन मामलों में पैसा रफ्तार खरीदने का एक जरिया बन जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पैसा लो और रफ्तार खरीदो। लेकिन किताब बताती है कि ये एक समझौता है। मतलब यहाँ कुछ लेन देन भी है, ये मुफ्त में नहीं आता। ये सही नजरिया है। हर फायदे की एक कीमत होती है। पहला और सबसे बड़ा समझौता है कंट्रोल बनाम स्पीड का। कंट्रोल बनाम स्पीड? हाँ, आप अपनी गाड़ी किसी प्रोफेशनल रेसर को चलाने के लिए दे देते हैं। आप अपनी मंजिल पर बहुत तेजी से पहुंचेंगे, लेकिन गाड़ी कब मोड़नी है, कितनी रफ्तार से चलानी है, यह फैसला अब सिर्फ आपका नहीं रहा। क्योंकि निवेशक बोर्ड में आ जाते हैं। बिल्कुल। और बड़े फैसलों में उनकी राय अहम हो जाती है। फाउंडर का अपनी कंपनी पर पूरा कंट्रोल वो कम हो जाता है। और दूसरा समझौता लचीलेपन से जुड़ा है। एक फाउंडर के तौर पे आप हमेशा प्रयोग करना चाहती हैं, नई चीजें आजमाना चाहती हैं, लेकिन जब निवेशक का पैसा लग जाता है तो ये बदल जाता है। बिल्कुल। ये दूसरा समझौता है लचीलापन बनाम जवाबदेही। निवेशकों के आने से एक अनुशासन तो आता है। आपको हर तिमाही अपने लक्ष्य बताने होते हैं, उन्हें पूरा करना होता है। लेकिन फिर वो आजादी चली जाती है। हाँ, वो प्रयोग करने और अचानक दिशा बदलने का लचीलापन घटता है। आप अपनी मर्जी से चीजें नहीं बदल सकते, क्योंकि अब आप दूसरों के पैसे के प्रति जवाबदेह हैं। और तीसरा तो जाहिर है हिस्सेदारी। जी, तीसरा जो सबसे जाहिर है, हिस्सेदारी बनाम संसाधन। पैसा और निवेशकों का नेटवर्क तो मिलता है, लेकिन उसके बदले कंपनी में अपनी हिस्सेदारी यानी अपनी ओनरशिप देनी पड़ती है। तो ये दो बड़ा रणनीतिक फैसला है कि कितनी रफ्तार के लिए कितना कंट्रोल, कितना लचीलापन और कितनी हिस्सेदारी छोड़नी है। इस फैसले को लेने के लिए ये समझना जरूरी है कि निवेशक सोचते कैसे हैं, वो किस चश्मे से एक स्टार्टअप को देखते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए,
निवेशक किसी भी स्टार्टअप को रिस्क रिवॉर्ड यानी जोखिम और इनाम के तराजू पर तौलते हैं। हम्म। उन्हें पता है कि स्टार्टअप में पैसा लगाना बहुत जोखिम भरा काम है, 10 में से 9 कंपनियां फेल हो जाती हैं। इसलिए वो ज्यादा जोखिम उठाने को तभी तैयार होते हैं जब बदले में बहुत बड़े रिटर्न की संभावना हो। मतलब 10x 100x रिटर्न। हाँ, 10 गुना, 100 गुना या उससे भी ज्यादा। वो एक ऐसी मछली पकड़ना चाहते हैं जो बाकी 9 डूबी हुई नावों के नुकसान की भरपाई कर दे। तो जब वो किसी स्टार्टअप को इस नजरिए से देखते हैं तो वो कौन सी मुख्य चीजें हैं जिन पर उनका ध्यान होता है? मुख्य रूप से वो 4 चीजें देखते हैं, जैसा कि इस किताब में बताया गया। पहला है मार्केट साइज। बाजार कितना बड़ा है? हाँ, क्या ये तालाब इतना बड़ा है कि इसमें एक व्हेल मछली पल सके? यानी क्या ये बाजार इतना बड़ा है कि इसमें एक अरब डॉलर की कंपनी बन सकती है? अगर बाजार ही छोटा है तो चाहे आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, निवेशक दिलचस्पी नहीं लेंगे। बिल्कुल। दूसरा है बिजनेस मॉडल। कंपनी पैसा कैसे कमाएगी, इसका प्लान कितना साफ और व्यवहारिक है? क्या ग्राहक इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? मार्केट साइज और बिजनेस मॉडल तो समझ में आता है, ये तो बिजनेस की बुनियाद है। लेकिन मान लीजिए 2 कंपनियां एक ही बड़े मार्केट में एक ही अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ हैं, तब निवेशक कैसे फैसला करते हैं? यहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली बात आती है ना? ठीक पकड़ा आपने। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी ये स्टार्टअप बाकियों से अलग और बेहतर क्यों है? इसका मोट क्या है? हाँ, इसकी खाई क्या है? क्या इसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ब्रांड या नेटवर्क है जिसकी नकल करना मुश्किल हो? और चौथा और शायद सबसे जरूरी, टीम। हाँ, क्या फाउंडिंग टीम इस आइडिया को हकीकत में बदलने की काबिलियत रखती है? क्या उनके पास जरूरी अनुभव, जुनून और टिके रहने की जिद है? इस पर मैं रुकना चाहूंगी। ये बात हमेशा सुनने में आती है कि इन्वेस्ट इन द जॉकी नॉट द हॉर्स, यानी घुड़सवार पर दांव लगाओ, घोड़े पर नहीं। लेकिन क्या ये हकीकत में होता है? अगर आइडिया ही दमदार न हो या मार्केट छोटा हो तो क्या सिर्फ एक अच्छी टीम के भरोसे कोई निवेशक पैसा लगा देगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, निवेशक ये जानते हैं कि शुरुआती आइडिया शायद ही कभी आखिरी प्रोडक्ट होता है, वो बदलता है। लेकिन एक बेहतरीन टीम उस बदलते हुए रास्ते पर सही फैसले ले सकती है। अच्छा। वो बाजार को सुन सकती है, अपनी गलतियों से सीख सकती है और जरूरत पड़ने पर पूरी दिशा बदल सकती है, जिसे पिवट करना कहते हैं। इसलिए निवेशक अक्सर कहते हैं कि वो एक बेहतरीन टीम के साथ एक साधारण आइडिया पर दांव लगाना पसंद करेंगे, बजाय एक साधारण टीम के साथ एक बेहतरीन आइडिया के। क्योंकि आइडिया तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसे हकीकत में बदलने की काबिलियत नहीं। बिल्कुल। ये बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि निवेशक का ना कहना एक तरह से मुफ्त कंसल्टिंग हो गया। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी कहानी में इन 4 में से कहाँ-कहाँ छेद हैं। ज्यादातर लोग तो इससे दिल पर ले लेते होंगे। बिल्कुल। और किताब यही कहती है कि निवेशक का ना कहना अक्सर एक जजमेंट नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है, एक फीडबैक। हाँ, एक तरह का फीडबैक है। ये ना अक्सर कुछ आम वजहों से सुनने को मिलती है। पहली, समस्या और समाधान का तालमेल साफ ना होना। मतलब आप जो समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो उतनी बड़ी नहीं है या आपका समाधान उसके लिए सही नहीं है। ठीक है। दूसरी, जैसा हमने बात की, मार्केट का बहुत छोटा होना। तीसरी, फाउंडिंग टीम का कमजोर या अधूरा होना। शायद टीम में तकनीकी या बिजनेस का अनुभव रखने वाले लोग ना हो। और एक ट्रैक्शन की बात भी बहुत होती है। ट्रैक्शन से आपका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ कमाई होती है? अच्छा सवाल है। ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका आइडिया सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि असल दुनिया में काम कर रहा है। ये शुरुआती सबूत है। जैसे कुछ शुरुआती ग्राहक। हाँ, चाहे वो 100 शुरुआती ग्राहक हों, 10,000 रुपए का पहला रेवेन्यू हो या अपने ऐप को रोज इस्तेमाल करने वाले 500 लोग हों। ट्रैक्शन साबित करता है कि कोई तो है जिससे आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। बिना किसी शुरुआती ट्रैक्शन के पैसा मांगना हवा में किला बनाने जैसा है। और आखिरी वजह है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांगना। मतलब आप अपनी कंपनी की जो कीमत लगा रहे हैं वो उसकी मौजूदा स्थिति के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। किताब कहती है कि किसी भी बाहरी निवेशक के पैसा लगाने से पहले फाउंडर्स खुद सबसे पहले निवेशक होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। फाउंडर्स का समय, उनकी मेहनत, उनकी अपनी बचत और वो नौकरी छोड़कर जो मौका गंवा रहे हैं, वो सब उनका शुरुआती निवेश है। हाँ, जब कोई फाउंडर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है तो ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा भरोसे का सिग्नल होता है। वो देखते हैं कि फाउंडर इस काम के लिए कितना प्रतिबद्ध है। और अगर को फाउंडर्स में ही आपस में न बने तो
तो ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर को फाउंडर्स के बीच हिस्सेदारी को लेकर ही झगड़ा हो तो वो जानते हैं कि अगर फाउंडिंग टीम ही एक साथ नहीं रह सकती तो कंपनी का आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सवाल उठता है, पैसा जुटाने का सही समय कब है। किताब कहती है कि बहुत जल्दी पैसा उठाना भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि बहुत देर से उठाना। ये बात बहुत से लोगों को हैरान कर सकती है। जल्दी पैसा मिलना तो अच्छा ही माना जाता है। हाँ, लेकिन ये एक आम और खतरनाक गलतफहमी है। सोचिए, एक युवा फाउंडर है जिसके पास बैंक में $2 मिलियन आ गए हैं। अचानक उसका ध्यान 10 लॉयल ग्राहक ढूंढने से हटकर 20 लोगों को हायर करने और एक फैंसी ऑफिस किराए पर लेने पर चला जाता है। फोकस बदल जाता है। हाँ, सीखने की, अनुशासन की जगह खर्च करने का दबाव ले लेता है। और क्या क्या खतरे होते हैं जल्दी पैसा उठाने के? अगर बिना पूरी तैयारी के पैसा उठा लिया जाए तो अक्सर कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, जरूरत से ज्यादा हायरिंग हो जाती है। दूसरा, बिजनेस का फोकस बिखर जाता है। एक साथ 10 चीजें करने लगते हैं। जी, बजाय एक चीज को बहुत अच्छे से करने के। तीसरा, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। निवेशकों को तेजी से नतीजे चाहिए होते हैं और आप पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। और पैसा भी जल्दी खत्म होता होगा। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि बिना कुछ सीखे पैसा तेजी से खर्च होने लगता है। स्टार्टअप का शुरुआती दौर सीखने और प्रयोग करने का होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप अपनी गलतफहमियों को पैसे से ढकने की कोशिश करते हैं बजाय उन्हें सुधारने के। तो फिर वो सही समय है कब? वो कौन सा सिग्नल है जो बताता है कि अब हम तैयार हैं? किताब के मुताबिक पैसा जुटाने का सही समय तब है जब फंडिंग आपकी रुकी हुई तरक्की को अनलॉक कर दे। अनलॉक कर दे मतलब ये कि वो तब नहीं है जब आपके पास बिजनेस को लेकर स्पष्टता की ही कमी हो। इसका एक उदाहरण हो सकता है, आपको पता है कि आपके ग्राहक कौन है, उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद है और उन्हें कैसे हासिल करना है, लेकिन आपके पास मार्केटिंग पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पैसा उस रुकी हुई ग्रोथ को अनलॉक करेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट किसे बेचना है तो पैसा आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। और यहाँ एक और पहलू है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, फंडिंग के बाद आने वाला मनोवैज्ञानिक बदलाव। ये सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि फाउंडर का भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना? हाँ, एक बार जब बाहरी पैसा आ जाता है तो स्टार्टअप सिर्फ फाउंडर का जुनून वाला प्रोजेक्ट नहीं रह जाता, ये एक साझा जिम्मेदारी बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और कई फाउंडर्स इसके लिए तैयार नहीं होते। उनकी सोच में कुछ बड़े बदलाव आते हैं। पहला, अब वो सिर्फ प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। अब उन्हें एग्जीक्यूशन पर फोकस करना होता है। हाँ, अब ये देखने का समय नहीं है कि क्या काम करेगा, बल्कि जो काम कर रहा है उसे बड़े पैमाने पर लागू करने का समय है। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज हो जाती है। और उनकी आजादी का क्या होता है? एक फाउंडर तो अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन फंडिंग के बाद समीकरण बदल जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव यही है, अब वो पूरी तरह आजाद नहीं होते। उन्हें निवेशकों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। उन्हें नियमित रूप से रिपोर्ट देनी होती है। बोर्ड मीटिंग्स में अपने फैसलों को सही साबित करना होता है। हर बड़ा फैसला अब अकेले नहीं लिया जा सकता। सही। और तीसरा, अब फैसले सिर्फ विजन या गट फीलिंग के आधार पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर लेने पड़ते हैं। हर बड़े खर्च और हर नई रणनीति के पीछे एक तार्किक और डेटा पर आधारित वजह होनी चाहिए। ये बदलाव सिर्फ बिजनेस को नहीं बल्कि फाउंडर की पहचान को भी बदल देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि फंडिंग सफलता का प्रमाण पत्र नहीं है बल्कि एक रणनीतिक औजार है। एक ऐसा औजार जिसे कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा सबक ये है कि ये जरूरी नहीं कि हर अच्छे स्टार्टअप को बाहरी पूंजी की जरूरत हो। कई शानदार कंपनियां अपने दम पर यानी बूटस्ट्रैपिंग से बहुत सफल होती हैं। तीसरा ये कि निवेशक किसी भी अवसर को जोखिम और इनाम के संतुलन से देखते हैं। आपका आइडिया उनके इस पैमाने पर खरा उतरना चाहिए और उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि आप उस 10 में से एक सफल कंपनी बन सकते हैं। और चौथा ये कि किसी भी आइडिया से ज्यादा फाउंडर की प्रतिबद्धता और टीम की गुणवत्ता मायने रखती है। निवेशक लोगों पर पैसा लगाते हैं, कागज पर लिखे आइडिया पर नहीं। और आखिरी बात जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा जुटाने के लिए सिर्फ महत्वाकांक्षा काफी नहीं है, तैयारी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सही समय पर सही वजह से पैसा उठाना ही सफलता की कुंजी है। और अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार जो इस किताब का सार है।
सबसे ज्यादा फंड पाने लायक स्टार्टअप्स वो नहीं होते जो बेताबी से पैसा ढूंढ रहे हैं। बल्कि वो होते हैं जो उसके बिना भी चल सकते हैं। बिल्कुल, वो फंडिंग का इस्तेमाल मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर अपने एक सोचे समझे रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ने के लिए करते हैं। जब कोई निवेशक देखता है कि आप उनके पैसे के बिना भी एक स्थायी बिजनेस बना सकते हैं, तो उनका भरोसा आप पर कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि तब वो जानते हैं कि आप पैसों के लिए बेताब नहीं है। सही, वो जानते हैं कि आप पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा विचार है जो फंडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। किसी नए बिजनेस को शुरू करने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अक्सर एक ही चीज चाहिए होती है, पैसा। पर ये पैसा आता कहाँ से है? क्या ये दोस्तों से लिया गया एक छोटा सा उधार है, या किसी बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा निवेश? बिल्कुल। आज हम स्टार्टअप फंडिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे इकोसिस्टम को कवर करते हैं। मतलब दोस्तों और परिवार से मिलने वाली पहली मदद से लेके बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स तक। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि फंडिंग का मतलब सिर्फ पैसा जुटाना नहीं है। अच्छा? नहीं, इसका असली मतलब है एक सही पार्टनर ढूंढना। हर तरह के निवेश के साथ अपनी उम्मीदें, अपना दबाव, अपनी शर्तें जुड़ी होती है। मतलब गलत निवेशक चुनना कोई निवेशक ना चुनने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, हमारे स्रोत तो यही कहते हैं। ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ठीक है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। स्टार्टअप फंडिंग कोई एक बार की घटना तो है नहीं। नहीं, एक सफर है। हाँ, एक सफर जिसके कई पड़ाव होते हैं। जैसे स्रोत बताते हैं, मुख्य तौर पर कुछ चरण होते हैं। प्री सीड, जब बिजनेस बस एक आइडिया है। फिर सीड, जब प्रोडक्ट बाजार में जगह बना रहा है। और फिर अर्ली ग्रोथ और लेट ग्रोथ, जब कंपनी तेजी से बढ़ रही होती है। और यहीं पर कैपिटल स्टेज फिट का सिद्धांत काम आता है। कैपिटल स्टेज फिट? हाँ, मतलब निवेशक का प्रकार स्टार्टअप की मैच्योरिटी से मेल खाना चाहिए। एक लेट स्टेज इन्वेस्टर कभी भी किसी आइडिया स्टेज कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम साबित हो चुके मॉडल को और बड़ा बनाना है, न कि शुरुआती जोखिम उठाना। हर स्टेज के निवेशक की जोखिम सहने की क्षमता वो अलग होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैसे के सबसे पहले स्रोत की, यानी दोस्त और परिवार, फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ, इसके फायदे तो साफ हैं। पैसा जल्दी मिल जाता है, शर्तें लचीली होती हैं और सब भरोसे पर आधारित होता है। भावनात्मक दबाव आ सकता है बहुत ज्यादा। अगर बिजनेस नहीं चला तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसीलिए स्रोत एक बहुत जरूरी सलाह देते हैं। क्या? कि दोस्तों और परिवार को भी एक असली निवेशक की तरह ही समझें। उनके साथ सब कुछ साफ रखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। ये दिलचस्प है, क्योंकि इस तरह की फंडिंग बिजनेस प्लान से ज्यादा एक व्यक्ति पर भरोसे को दिखाती है। हाँ, और यही ताकत कमजोरी भी बन सकती है अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक ना हो। इसलिए इसे औपचारिक रूप देना, मतलब कागजी कार्रवाई करना, वो बिजनेस और रिश्ता दोनों को बचाता है। सही बात है। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। ये एक तरह का पैकेज है ना? इक्विटी यानी हिस्सेदारी के बदले में पैसा, मेंटरशिप और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। हाँ, ये पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों के लिए या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें एक सही दिशा और नेटवर्क की जरूरत है। इसके लाभ तो दिखते हैं। बिजनेस आइडिया को एक तरह की मान्यता मिल जाती है, फाउंडर्स को सीखने का मौका मिलता है और दूसरे बड़े निवेशकों तक पहुंच भी बनती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। एक्सेलरेटर कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। असली काम तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद शुरू होता है। इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि फाउंडर मिले हुए संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब आते हैं बिजनेस एंजल्स पर। एंजल इन्वेस्टर्स। हाँ, ये अमीर व्यक्ति होते हैं जो अपना निजी पैसा लगाते हैं। वो अक्सर दोस्तों से मिलने वाली फंडिंग और बड़े फंड्स के बीच का जो गैप है उसे भरते हैं। उनकी खासियत ये है कि वो ज्यादा जोखिम लेने को तैयार रहते हैं, अक्सर बिजनेस में सक्रिय रूप से शामिल भी होते हैं और उनके फैसले वो काफी लचीले होते हैं। सीड स्टेज में तो उनकी भूमिका बहुत अहम होती होगी। बहुत, क्योंकि वो अक्सर बिजनेस के आंकड़ों से ज्यादा वो फाउंडर की टीम पर दांव लगाते हैं। और इसकी तुलना में दूसरा छोर है वेंचर कैपिटल, वीसी। हाँ, ये बड़ी लीग है। वीसी का मॉडल अलग कैसे है? उनका मॉडल बिल्कुल अलग है। वो दूसरों का पैसा निवेश करते हैं और उन्हें बहुत बड़े रिटर्न की जरूरत होती है। बहुत बड़े मतलब वो ऐसे स्टार्टअप की तलाश में होते हैं जो अकेले ही उनके पूरे फंड को वापस लौटाने की क्षमता रखते हों। अच्छा, तो उनकी उम्मीदें भी बड़ी होती होंगी। बहुत बड़ी। उन्हें एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए, तेजी से बढ़ने की क्षमता और कंपनी से बाहर निकलने का एक साफ रास्ता।
जैसे कि कंपनी का बिक जाना या आईपीओ लाना। तो वीसी फंडिंग के साथ संसाधन तो बहुत आते हैं, जी। लेकिन साथ ही जबरदस्त दबाव भी आता होगा। हाँ, दबाव, कंपनी के नियंत्रण में कमी और रणनीतिक लचीलेपन में भी गिरावट आती है। तो यहाँ एक मुख्य बात साफ होती है, हर स्टार्टअप वीसी के लिए नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन बिजनेस के लिए है जो असाधारण रफ्तार से बढ़ने के लिए बने हैं। तो अगर वीसी सही रास्ता नहीं है तो और क्या विकल्प हैं? चलिए सार्वजनिक फंडिंग और ग्रांट्स की बात करते हैं। पब्लिक फंडिंग एंड ग्रांट्स। इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि ये नॉन डाइल्यूटिव होता है। नॉन डाइल्यूटिव मतलब इसके लिए आपको कंपनी में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती। साथ ही इससे स्टार्टअप को एक विश्वसनीयता भी मिलती है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। हाँ, आवेदन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, फैसले आने में समय लगता है और रिपोर्टिंग की जरूरतें भी बहुत होती हैं। तो ये किसके लिए सबसे अच्छा है? ये डीप टेक, रिसर्च आधारित या सामाजिक प्रभाव वाले स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छा काम करता है। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि सरकारें वित्तीय लाभ के लिए निवेश नहीं करती। नहीं, वो इनोवेशन, रिसर्च और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश करती हैं। उनका लक्ष्य अलग है, इसीलिए उनकी प्रक्रिया भी अलग होती है। ठीक है, अगला विकल्प है बैंक फाइनेंसिंग। बैंकों की सोच तो बिल्कुल अलग होती होगी। बिल्कुल उल्टी। वो विकास पर दांव लगाने के बजाय जोखिम को कम करने पर ध्यान देते हैं। उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए एक निश्चित कैश फ्लो, गारंटी या गिरवी रखने के लिए कुछ, और एक सिद्ध बिजनेस मॉडल। तो ये तो शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के लिए लगभग नामुमकिन है। हाँ, शायद ही कभी काम करता है। ये स्थिर बिजनेस के लिए तो अच्छा है, पर नए स्टार्टअप के लिए नहीं। और अब एक आधुनिक विकल्प, क्राउड फंडिंग। इसका कॉन्सेप्ट तो सरल है, बहुत सारे लोगों से छोटी छोटी रकम जुटाना। हाँ, और इसके कई प्रकार हैं, रिवॉर्ड आधारित, इक्विटी आधारित और डेप्ट आधारित। इसका एक दोहरा फायदा है, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। सही बात है। इससे बाजार में प्रोडक्ट की मांग का भी पता चलता है और शुरुआती ग्राहकों का एक समुदाय भी बनता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत यहाँ भी एक जरूरी बात बताते हैं। क्राउड फंडिंग दिखने में आसान लग सकता है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए मजबूत मार्केटिंग और पूरी पारदर्शिता की जरूरत होती है। एक असफल अभियान वो सार्वजनिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मुख्य विचार तो यही है कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता। हर स्रोत अपने साथ कुछ शर्तें लेकर आता है। हाँ, और एक फाउंडर को कुछ बातों का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे डाइल्यूशन, कितनी हिस्सेदारी देनी पड़ रही है, निवेशक की भागीदारी, क्या निवेशक सिर्फ पैसा देगा या हर फैसले में शामिल होगा, और गति बनाम नियंत्रण, मतलब क्या तेजी से पैसा चाहिए या कंपनी पर पूरा नियंत्रण बनाए रखना है। और सबसे जरूरी, रणनीतिक तालमेल, क्या निवेशक के लक्ष्य आपकी कंपनी के लक्ष्यों से मेल खाते हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, पहली, अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग निवेशक होते हैं। दूसरी, हर फंडिंग स्रोत की जोखिम लेने की क्षमता और भागीदारी का स्तर अलग होता है। और गलत पूंजी का चुनाव स्टार्टअप की ग्रोथ को धीमा कर सकता है या पटरी से भी उतार सकता है। बिल्कुल, सबसे अच्छा फंडिंग फैसला वो है जो कंपनी की रणनीति और संस्कृति दोनों का समर्थन करता हो। ये संस्कृति वाली बात बहुत गहरी और महत्वपूर्ण है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया, एक दोस्त के चेक से लेकर वीसी के करोड़ों डॉलर के निवेश तक। मुख्य बात सिर्फ पैसा ढूंढना नहीं है, बल्कि सही पैसा ढूंढना है। स्मार्ट फंड रेजिंग रुतबे के बारे में नहीं, बल्कि सही तालमेल के बारे में है। और स्रोत का जो अंतिम वाक्य है वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? उसमें कहा गया है कि सबसे मजबूत स्टार्टअप अपनी फंडिंग रणनीति को उतनी ही सावधानी से डिजाइन करते हैं जितनी सावधानी से वे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। वाह! तो ये एक सवाल उठाता है, अगर किसी स्टार्टअप का प्रोडक्ट ग्राहक की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, तो उसकी फंडिंग रणनीति किस समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए है या ये लंबे समय के लिए एक खास तरह की कंपनी बनाने के बारे में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी नए बिजनेस के लिए फंड यानी पैसा जुटाना, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े ऑफिस, मुश्किल सवाल, और ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ किस्मत और जान पहचान का खेल है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक आर्ट किस्मत का खेल ना मानकर एक साइंस की तरह देखें, एक प्रोसेस जिसे सीखा जा सकता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास द डिसिप्लिन आर्किटेक्ट ऑफ कैपिटल किताब का एक हिस्सा है जिसका टाइटल है सफलतापूर्वक पूंजी जुटाना।
और हमारा मिशन है इस उलझे हुए टॉपिक को सुलझाना। हम फंड जुटाने को एक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासित, दोहराए जाने वाले प्रोसेस के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की जो सबसे पहली और मजेदार बात मुझे लगी वो ये है कि ये फंड जुटाने की तुलना एंटरप्राइज सेल से करती है। मतलब जैसे कोई कंपनी अपना महंगा सॉफ्टवेयर किसी दूसरी बड़ी कंपनी को बेचती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला आइडिया नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। जैसे ही आप फंड रेजिंग को सेल्स की नज़र से देखते हैं, घबराहट कम हो जाती है और स्ट्रैटेजी साफ दिखने लगती है। सेल्स में आप क्या करते हैं? आप पहले अपने कस्टमर को पहचानते हैं, फिर उन तक पहुंचते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट समझाते हैं और फिर डील क्लोज करते हैं। एग्जैक्टली। फंड रेजिंग में भी निवेशक आपका कस्टमर है और आपका बिजनेस आपका प्रोडक्ट। तो अगर ये एक सेल्स प्रोसेस है तो इसका मतलब पहला कदम हुआ अपने कस्टमर यानी निवेशक। हाँ, निवेशक की प्रोफाइल तैयार करना। किताब में कहा गया है कि फाउंडर्स को 3 बातें साफ साफ तय कर लेनी चाहिए। पहला, आपको पैसा चाहिए कितना। दूसरा, इस पैसे से आप क्या हासिल करेंगे। और तीसरा, आपका आदर्श निवेशक कौन है। ये तीसरा पॉइंट अक्सर लोग भूल जाते हैं। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है। ज्यादातर फाउंडर्स सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, पार्टनर के बारे में नहीं। आदर्श निवेशक की प्रोफाइल बनाने का मतलब है ये सोचना कि आपको किस स्टेज का निवेशक चाहिए। क्या वो आपके सेक्टर को समझता है, क्या वो सिर्फ पैसा देगा या अपना नेटवर्क और अनुभव भी साथ लाएगा। जब आपकी ये प्रोफाइल तैयार हो जाती है, तब आप अपनी लीड लिस्ट यानी निवेशकों की लिस्ट बनाते हैं। यहीं पर एक आम गलती होती है। लोगों को लगता है चलो 200 निवेशकों की लिस्ट बना लेते हैं और सबको एक ईमेल भेज देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं से तो जवाब आएगा ही। हाँ लेकिन किताब इस अप्रोच को सिरे से खारिज करती है। हाँ, इसे स्प्रे एंड प्रे अप्रोच कहते हैं और ये लगभग कभी काम नहीं करती। इसको ऐसे समझिए, क्या आप 100 अनजान लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे या उन 15 लोगों से मिलेंगे जिनके बारे में आपको पता है कि वे ठीक वैसा ही घर खरीदना चाहते हैं जैसा आप बेच रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बेहतर है। फंड रेजिंग भी यही है। ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं, बल्कि स्नाइपर शॉट की तरह सटीक होनी चाहिए। एक छोटी, रिसर्च की हुई और रेलेवेंट लिस्ट बनाना एक बड़ी, बिना सोची समझी लिस्ट से 1000 गुना बेहतर है। इससे आपका फोकस बना रहता है और हर बातचीत की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपना होमवर्क कर लिया और 15-20 आदर्श निवेशकों की एक लिस्ट बना ली। अब सेल्स प्रोसेस का अगला स्टेप आता है उन तक पहुंचना। यहां किताब वार्म इंट्रोडक्शन को सबसे बड़ी करेंसी बताती है। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अगर कोई नया फाउंडर है जो किसी छोटे शहर से है, IIT IIM से नहीं है, जिसका कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो वो क्या करे? क्या उसके लिए रास्ते बंद हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और बहुत से फाउंडर्स के मन में होता है। देखिए, वार्म इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार उस निवेशक को जानता हो। इसका दायरा बहुत बड़ा है। आपके पहले कुछ ग्राहक, आपके इंडस्ट्री के सलाहकार या कोई और फाउंडर जिसे आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी में मिले हो, वो भी एक वार्म इंट्रोडक्शन का जरिया बन सकता है। आजकल लिंक्डइन जैसी जगहों पर सही तरीके से की गई नेटवर्किंग बहुत काम आती है। और कोल्ड आउटरीच, मतलब सीधा ईमेल करना, क्या वो पूरी तरह से बेकार है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। किताब कहती है कि कोल्ड आउटरीच भी काम कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रिसर्च पर आधारित हो। आपके ईमेल से ये साफ झलकना चाहिए कि आपने उस निवेशक के पोर्टफोलियो को स्टडी किया है, आप जानते हैं कि वो क्यों आपके लिए सही है, और आपका मैसेज छोटा और सीधा हो। एक जेनरिक ईमेल और एक रिसर्च किए हुए ईमेल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही बात है। तो किसी तरह हम निवेशक के सामने पहुंच गए, चाहे वार्म इंट्रोडक्शन से या एक शानदार कोल्ड ईमेल से। अब आती है कहानी की बारी, यानी आपका पिच। किताब कहती है कि निवेशक सबूतों पर आधारित कहानियों में निवेश करते हैं। ये सबूतों पर आधारित कहानी क्या होती है? ये एक बहुत मजबूत फ्रेज है। इसका मतलब है कि आपकी कहानी सिर्फ हवा-हवाई बातों पर नहीं, बल्कि डेटा और ट्रैक्शन पर टिकी होनी चाहिए। एक अच्छी कहानी 3 सवालों का जवाब देती है। पहला, ये समस्या ही क्यों? यानी आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो कितनी बड़ी है, कितनी जरूरी है और लोगों को उसकी कितनी परवाह है। यहाँ आप बाजार के साइज और कस्टमर के दर्द को सबूतों के साथ दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये समझ आ गया। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है यही समाधान क्यों, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा, सबसे अनोखा समाधान कैसे है।
आपका कंपटीशन क्या कर रहा है और आप उनसे 10 गुना बेहतर कैसे हैं। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट का डेमो, यूजर के टेस्टिमोनियल्स या शुरुआती सेल्स के आंकड़े दिखाकर अपनी बात को पुख्ता करते हैं। और तीसरा सवाल जो मुझे लगता सबसे मुश्किल होगा, वो है यही टीम क्यों और अभी क्यों। यानी आप और आपकी टीम ही इस काम को करने के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट क्यों है। आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या खासियत है और बाजार में ऐसा क्या हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल बदलाव, कोई नया नियम या लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव जो आपके सफल होने का यही सही समय है। अच्छा, ये अभी क्यों वाला सवाल अर्जेंसी पैदा करता है। इन तीनों को मिलाकर जो कहानी बनती है वो सिर्फ किसी को मनाती नहीं बल्कि विश्वास पैदा करती है। कहानी तो तैयार हो गई, लेकिन इस कहानी को सुनाने के लिए सही सेल्स मटेरियल भी तो चाहिए होगा, वरना ये सिर्फ बातें ही लगेंगी। किताब में एक प्रोफेशनल टूल किट की बात की गई है। बिल्कुल, आपकी कहानी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो सही तरीके से प्रेजेंट न की जाए तो उसका असर कम हो जाता है। इस टूल किट में 4 मुख्य चीजें होती हैं। पहला और सबसे मशहूर है पिच डेक। ये आपकी कहानी का विजुअल रूप है, आपके सेल्स ब्रोशर की तरह। दूसरा फाइनेंशियल मॉडल। ये एक एक्सेल शीट होती है जो दिखाती है कि आपका बिजनेस अगले 3-5 सालों में पैसा कैसे कमाएगा। मुझे हमेशा लगता था कि ये फाइनेंशियल मॉडल बहुत जटिल होते होंगे। मतलब कौन बता सकता है कि 3 साल बाद कितनी सेल्स होगी? यही तो बात है। किताब का एक अहम सूत्र है, स्पष्टता जटिलता से बेहतर है। निवेशक ये नहीं देखना चाहता कि आपने कोई रॉकेट साइंस वाला मॉडल बनाया है, वो ये देखना चाहता है कि आप अपने बिजनेस के बेसिक गणित को समझते हैं या नहीं। अच्छा, समझने में आसान होना चाहिए। इसी तरह टूलकिट की तीसरी चीज है ट्रैक्शन मैट्रिक्स, यानी वो आंकड़े जो दिखाते हैं कि आपकी गाड़ी चल पड़ी है। और आखिर में डेटा रूम, जो एक ऑनलाइन फोल्डर होता है जिसमें कंपनी के सारे कानूनी और वित्तीय दस्तावेज होते हैं। इन सभी दस्तावेजों को तैयार रखना एक तरह से दिखाता है कि फाउंडर कितना सीरियस और प्रोफेशनल है। ये सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके काम करने के तरीके को भी दर्शाते हैं। 100%। अब मान लीजिए आपके दस्तावेज तैयार हैं और आपकी मीटिंग तय हो गई है। आप क्या? कई फाउंडर्स मीटिंग को एक परफॉर्मेंस या इम्तिहान की तरह देखते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि आपको स्टेज पर जाकर अपना बेस्ट एक्ट देना है। लेकिन किताब में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि मीटिंग को एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक बातचीत कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मीटिंग का मकसद सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि एक रिश्ता बनाना है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। आप निवेशक का मूल्यांकन कर रहे हैं और निवेशक आपका। सफल फाउंडर्स की पहचान ये होती है कि वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो निवेशक के सवालों के पीछे का सवाल समझने की कोशिश करते हैं। वो ईमानदारी से जवाब देते हैं। अगर कुछ नहीं पता तो साफ साफ मान लेते हैं। और वो मुश्किल सवालों पर घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक मौके की तरह देखते हैं अपनी सोच को दर्शाने का। मतलब ये कि निवेशक सिर्फ आपके आइडिया की परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि ये भी देख रहा है कि दबाव में आप कैसे सोचते हैं। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो अगले 7-10 साल काम करना चाहेगा? बिल्कुल, ये एक लंबी पार्टनरशिप की पहली डेट की तरह है। मीटिंग के बाद एक अच्छा फॉलोअप ईमेल भेजना भी उतना ही जरूरी है, जिसमें आप बातचीत के लिए धन्यवाद दें, पूछे गए सवालों के जवाब दें और अगले कदमों के बारे में बताएं। ये सब मिलकर एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद तस्वीर बनाते हैं। तो मीटिंग अच्छी रही, निवेशक को आपकी कहानी और आप दोनों पसंद आए। अब सेल्स प्रोसेस के अगले चरण में आते हैं, जिसे किताब में ड्यू डिलिजेंस कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ये होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस का सीधा मतलब है जांच पड़ताल। अब निवेशक आपकी कही गई हर बात को वेरीफाई करेगा। वो आपकी कंपनी की कानूनी बनावट देखेगा, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करेगा, आपके ग्राहकों से बात कर सकता है और आपकी टीम के बारे में और जानकारी जुटाएगा। यहाँ किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, पारदर्शिता से विश्वास बनता है। छिपी हुई बातें डील खत्म कर देती हैं। मतलब अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ है तो उसे खुद ही पहले बता देना बेहतर है, बजाय इसके कि निवेशक उसे बाद में ढूंढ निकाले। हाँ, क्योंकि अगर निवेशक को लगता है कि आपने कुछ छिपाया है तो उसका भरोसा टूट जाता है, भले ही वो बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो। भरोसा ही इस पूरे रिश्ते की नींव है। और जब ये ड्यू डिलिजेंस का चरण सफल रहता है, तब निवेशक आपको एक टर्म शीट भेजता है। टर्म शीट, ये एक और बड़ा शब्द है। ये सिर्फ वैल्यूएशन के बारे में होता है ना, कि आपकी कंपनी की कीमत कितनी लगाई गई। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। टर्म शीट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये आपकी और निवेशक की बिजनेस शादी का कॉन्ट्रैक्ट है।
इसमें वैल्यूएशन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हिस्सेदारी में कमी यानी डाइल्यूशन भी होती है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि नए निवेशक को हिस्सा देने की वजह से कंपनी में आपकी अपनी हिस्सेदारी का प्रतिशत थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें कंट्रोल से जुड़े अधिकार होते हैं, बोर्ड की संरचना कैसी होगी और भविष्य में कंपनी के बिकने पर क्या होगा, ये सब बातें तय होती हैं। तो किताब की सलाह क्या है? क्या फाउंडर्स को हमेशा सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाले ऑफर के पीछे भागना चाहिए? नहीं, किताब इस पर बहुत जोर देती है कि सही पार्टनर चुनना सबसे ज्यादा वैल्यूएशन चुनने से कई ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा निवेशक जो कम वैल्यूएशन दे रहा हो लेकिन मुश्किल समय में आपका साथ देने का ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो, वो उस निवेशक से बेहतर है जो सिर्फ पैसा लगाकर गायब हो जाए। सही बात है। आपको सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि एक पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो हमने सही पार्टनर चुन लिया, टर्म शीट साइन हो गई, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, राउंड को क्लोज करना। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन शायद होता नहीं है। ये सबसे नाजुक दौर होता है। यहाँ मोमेंटम बनाए रखना बहुत जरूरी है। अक्सर एक लीड इन्वेस्टर होता है जो सबसे बड़ा चेक लिखता है और फिर कुछ छोटे निवेशक साथ आते हैं। फाउंडर का काम होता है इन सब के बीच तालमेल बिठाना, बिना किसी पर दबाव डाले एक अर्जेंसी बनाना और सबको प्रोसेस के बारे में जानकारी देते रहना। यहाँ आत्मविश्वास और स्पष्ट कम्युनिकेशन बहुत अहम है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद किताब में कुछ आम गलतियों का भी जिक्र है जिनसे बचना चाहिए। क्या हम उन पर भी एक नजर डाल सकते हैं? जरूर। सबसे पहली और बड़ी गलती है बिना स्पष्ट लक्ष्यों के फंड जुटाना। यानी पैसा चाहिए लेकिन ये साफ नहीं है कि उस पैसे से अगले 18 महीने में क्या हासिल करना है। दूसरी गलती है बहुत ज्यादा आशावादी अनुमान लगाना। आपके फाइनेंशियल मॉडल में ये दिखाना कि आप अगले साल मंगल पर रॉकेट भेज रहे हैं शायद काम ना करे। सही है। इससे आपकी समझ पर सवाल उठता है। तीसरी गलती, जैसा हमने पहले बात की, निवेशक के साथ तालमेल को नजरअंदाज करना। और एक गलती जो मैंने कई फाउंडर्स को करते देखा है, फंड जुटाने के चक्कर में बिजनेस पर से ध्यान हटा लेना। ये बहुत खतरनाक है। फंड रेजिंग एक फुल टाइम काम जैसा लग सकता है, लेकिन इस दौरान अगर आपके बिजनेस के नंबर गिरने लगे तो निवेशक भी घबरा जाएगा। आपको दोनों चीज़ों को एक साथ साधना होता है। याद रखने वाली बात यह है कि फंड जुटाना कंपनी की मदद के लिए है, ना कि उसे निगल जाने के लिए। यह एक साधन है, मंजिल नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका मतलब क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि फंड जुटाना एक अनुशासित प्रक्रिया है, कोई जादुई घटना नहीं। अगर इसे एंटरप्राइज सेल्स की तरह देखा जाए तो हर कदम साफ नजर आता है। बिल्कुल। कुछ मुख्य बातें जो सामने आती हैं। तैयारी करिश्मे से ज्यादा काम आती है। आपका होमवर्क और आपके दस्तावेज आपकी बातों से ज्यादा वजन रखते हैं। सही। रिश्ते उतने ही मायने रखते हैं जितने की आंकड़े। और सबसे जरूरी, सही निवेशक सबसे ज्यादा वैल्यूएशन से ज्यादा कीमती होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कहानी सुनाने की कला वो हर जगह काम आती है, चाहे वो निवेशक हो, टीम हो या ग्राहक हो। सही कहा। और जाते जाते एक विचार, किताब का आखिरी निचोड़ यही है कि महान फाउंडर्स निवेशकों के पीछे नहीं भागते। वे ऐसी कंपनियां बनाते हैं जिनमें निवेश करना सार्थक हो। वे एक ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जिसकी कहानी, जिसके नंबर और जिसकी टीम खुद ही निवेशकों को अपनी ओर खींचती है। और तब फंड जुटाना उस मजबूती का एक स्वाभाविक अगला कदम बन जाता है, मजबूरी नहीं।